स्टूडेंट्स, दीपावली की शुभकामनाएं। आज हम डिस्कस करेंगे कि मैंने बताया था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति का होना जरूरी है। स्वीकृति होने के पश्चात, किसी प्रस्ताव की स्वीकृति होने के पश्चात वो एग्रीमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है और एग्रीमेंट अगर लीगली बाइंडिंग हो, लीगली इन्फोर्सिबल हो, तो ऐसी स्थिति में वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वीकृति या सहमति किसे कहते हैं। सहमति से तात्पर्य जिस व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा गया है उस व्यक्ति के द्वारा उस प्रस्ताव की कंप्लीट, एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस से है। अगर एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस की गई है तो ही वो सहमति कहलाएगी। सहमति में एक महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि दोनों पक्षकार जब किसी अनुबंध के विषय वस्तु पर बातचीत करते हैं या सहमति प्रदान करते हैं तो उनका विचार उस विषय वस्तु के बारे में एक होना चाहिए या यूनिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनमें समझ में एकता होना चाहिए। एक पक्षकार किसी बिंदु को अलग समझ रहा है, दूसरा पक्षकार किसी बिंदु को अलग समझ रहा है, और ऐसी स्थिति में अगर सहमति दी गई है तो वो सहमति नहीं कहलाएगी। मतैक्यता, कॉन्सेसिवनेस या यूनिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसी भी सहमति के लिए आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो सहमति का तात्पर्य है कि दूसरे पक्षकार के द्वारा अनुबंध के समस्त तथ्यों को समझकर और उसको सही सेंस में, जिस सेंस में प्रथम पार्टी समझ रही है उसी सेंस में द्वितीय पक्षकार ने उसके बारे में अपनी सहमति पूर्ण एवं शर्त रहित दी हो तो उसको हम सहमति कहते हैं, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 13 के अनुसार। अब महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि स्वतंत्र सहमति क्या है। सहमति का स्वतंत्र होना आवश्यक है। जिस पक्षकार ने सहमति दी है वह फ्री कंसेंट हो। फ्री कंसेंट के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत प्रोविजंस है कि कोई भी सहमति स्वतंत्र सहमति जब मानी जाती है जब वह 5 चीजों से मुक्त हो, 5 थिंग्स से फ्री हो। नंबर 1 उत्पीड़न, कोअर्सन। नंबर 2 सेक्शन 15। नंबर 2 अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव, सेक्शन 16। नंबर 3 कपट, फ्रॉड, सेक्शन 17। नंबर 4 मिथ्या वर्णन, मिसरिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18। और नंबर 5 गलती, मिस्टेक, सेक्शन 20, 21, 22। तो कहने का मतलब यह, अगर इन 5 चीजों से कोई सहमति प्रभावित है तो ऐसी स्थिति में वो स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाएगी। एनी कंसेंट विच इज सफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द 5 एलिमेंट्स shall not be treated as a free consent। फ्री कंसेंट होने के लिए आवश्यक है कि दूसरे पक्षकार की सहमति उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन, गलती से मुक्त होना चाहिए। लेकिन गलती के बाद, और अगर गलती से मुक्त होना चाहिए, अगर गलती भी किसी पक्षकार ने ऐसी की है, ऐसे कानून संबंधी की है जो कानून हिंदुस्तान में लागू नहीं होता है लेकिन उनके समझ डिफरेंट तरह की थी और उससे वो कोई सहमति प्रदान की गई है, तो ऐसे अनुबंध व्यर्थ होते हैं। इसके अलावा उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट और मिथ्या वर्णन की स्थिति में अनुबंध पीड़ित पक्षकार जो सफर्ड पार्टी है उसकी इच्छा पर व्यर्थ नहीं होते हैं, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द सफर्ड पार्टी। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि स्वतंत्र सहमति किसे कहते हैं। स्वतंत्र सहमति से तात्पर्य दूसरे पक्षकार द्वारा किसी प्रस्ताव की सहमति या स्वीकृति जो है उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, गलती, कपट और मिथ्या वर्णन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इनसे मुक्त होना अत्यावश्यक है। अब महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि उत्पीड़न किसे कहते हैं। व्हाट इज कोअर्सन। कोअर्सन, उत्पीड़न से तात्पर्य किसी दूसरी पार्टी को अनुबंध करने के, बाध्य करने के लिए ऐसा कोई काम करना जो आईपीसी, इंडियन पेनल कोड के अनुसार वर्जित है। एनी एक्ट done by the party for the sake of making contract with another party which is forbidden under the IPC, Indian Penal Code। या किसी दूसरे पक्षकार को अनुबंध करने के लिए उसको शारीरिक रूप से सताने की, मारने की धमकी देना या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना या नुकसान पहुंचाना या ऐसा कोई कार्य करना जो कि मसल्स पावर्स के द्वारा दूसरे पक्षकार को डर दिखाकर उससे अनुबंध करने के लिए बाध्य करना, वो उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। तो उत्पीड़न में केवल फिजिकल असाल्ट ही शामिल नहीं होता है बल्कि फिजिकल के अलावा उसमें थ्रेटनिंग भी शामिल होती है। दूसरा पक्षकार अगर धमकी देकर और उससे अनुबंध करने को विवश करता है तो वो भी उत्पीड़न के अंतर्गत शामिल होता है। तो उत्पीड़न से द्वारा अगर किसी पक्षकार से सहमति प्राप्त की गई है और अनुबंध किया गया है तो ऐसी स्थिति में वो स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाएगी। तो इसलिए उत्पीड़न, कोअर्सन मीन्स द फॉलोइंग एक्ट्स
or threat of a person with the intention to causing any person to enter into an agreement, यानी अनुबंध करने के उद्देश्य से दूसरे पक्षकार के विरुद्ध ऐसा कार्य करना और उस कार्य के द्वारा सहमति प्राप्त करना कि जो कि आईपीसी के अंतर्गत वर्जित है, या ऐसा कार्य करना या कार्य करने की धमकी देना जो कि आईपीसी के अंतर्गत वर्जित है, या किसी दूसरे प्रकार की संपत्ति या उसका मैन पावर, किसी को नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना और उससे अनुबंध करने की विवश करना, ये उत्पीड़न कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स आदमी ने वाई आदमी को कोई अनुबंध करने के लिए उसके बच्चे को मारने की, अपहरण करने की धमकी दी और उससे अनुबंध करने को विवश किया, या उसकी संपत्ति पर कब्जा करने या उसको बदनाम करने की धमकी देकर उसने अनुबंध किया, या धमकी देने का प्रयास, धमकी दिया, या ऐसा कोई काम किया जो कि इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत फॉरबिडन है और उसके द्वारा उसने दूसरे पक्षकार से सहमति प्राप्त की है, तो वो उत्पीड़न की परिभाषा में आएगा और उसकी सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाएगी। तो उत्पीड़न की महत्वपूर्ण विशेषताएं ये है कि भारतीय दंड संहिता के तहत वर्जित कार्य करना, कमिटिंग एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी। इंडियन पैनल कोड एक ऐसा कानून है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जो एक्ट हैं उनके बारे में लिखा हुआ है कि कौन कौन से काम करना वर्जित है, और ऐसे काम करके आदमी दूसरे पक्षकार से सहमति प्राप्त करता है तो वो उत्पीड़न की परिभाषा में आता है। इसी प्रकार ऐसे काम करने की धमकी देना, काम करना और काम करने की धमकी देना दोनों ही बराबर माने जाते हैं, दोनों ही स्वतंत्र सहमति को प्रभावित करते हैं। किसी व्यक्ति को आत्महत्या की धमकी देकर और अनुबंध के लिए सहमति प्राप्त करना भी कई मायने के अंदर उत्पीड़न माना गया है। कोई आदमी सुसाइड करने की धमकी देकर उसको अनुबंध करने के लिए और सहमति प्राप्त करता है, करने की कोशिश करता है, तो उसको भी कानून एक तरह से उत्पीड़न मानता है। और इसके अलावा गैर कानूनी रूप से किसी की संपत्ति को रोकना, इलीगली किसी से संपत्ति को डिटेन करना या डिटेन करने की धमकी देना, दोनों ही उत्पीड़न की परिभाषा में आता है। कोई यह कहे कि आप मेरे से अनुबंध कीजिए वरना आपकी संपत्ति पर हम कब्जा कर लेंगे, या आपकी संपत्ति को हम हथिया लेंगे, या उस पर किसी दूसरे का कब्जा करवा देंगे, तो इस तरह की धमकी देकर या धमकी इस तरह का काम करके अगर सहमति प्राप्त की गई है तो स्वतंत्र सहमति नहीं की गई है। इसी प्रकार से दूसरे पक्षकार को अनुबंध, इन सब का उद्देश्य दूसरे पक्षकार को अनुबंध करने के लिए विवश करना होना चाहिए। द पर्पज ऑफ ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी टू बाउंड द अनदर पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। उत्पीड़न ये जरूरी नहीं है कि जिससे अनुबंध किया जा रहा है उसी के अगेंस्ट में इस्तेमाल किया जा रहा हो सकता है उसके नियरेस्ट और डियरेस्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध उत्पीड़न करके उसको अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो वो भी उत्पीड़न की परिभाषा में आता है। जैसे एक्स व्यक्ति को वाई व्यक्ति से अनुबंध कर सहमति प्राप्त करनी है, अब वो वाई व्यक्ति के खिलाफ किसी तरह का उत्पीड़न का उपयोग नहीं करता, लेकिन वाई व्यक्ति की लड़की के खिलाफ उत्पीड़न का उपयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में वो भी उत्पीड़न माना जाएगा। तो उत्पीड़न ये जरूरी नहीं है कि अनुबंध करने वाले पक्षकार के खिलाफ ही किया जाए या अनुबंध करने वाले पक्षकार के द्वारा ही किया जाए। अनुबंध करने वाले पक्षकार के निर्देशन पे कोई अन्य पक्षकार भी उत्पीड़न का उपयोग करता है तो वो उत्पीड़न की परिभाषा में आएगा। उत्पीड़न का स्थान अमहत्वपूर्ण है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट वेदर व्हाट इज द प्लेस ऑफ कोवर्सन। ये भी हो सकता है कि हिंदुस्तान में बैठा हुआ व्यक्ति पर उत्पीड़न किसी बाहर से, विदेश से किसी व्यक्ति के द्वारा, फोन के द्वारा किया जाता रहा हो और उसने उसको उत्पीड़ित करके सहमति प्राप्त की गई हो। तो उत्पीड़न में महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी पक्षकार से अनुबंध करने के लिए, अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, सहमति प्राप्त करने के लिए उसके खिलाफ कोई ऐसा काम करना जो आईपीसी की धारा के अंतर्गत वर्जित है, या ऐसा काम करने की धमकी देना जो आईपीसी के अंतर्गत वर्जित है और उसका पर्पज दूसरे पक्षकार से सहमति प्राप्त करना होता है, तो उसको हम उत्पीड़न कहते हैं। धन्यवाद।